मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको राजा राम मोहन राय के न्याय व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था संबंधी जो विचार हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक आप सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों की झलक राय की पुस्तिका भारत की राजस्व और न्यायिक व्यवस्था की एक व्याख्या से मिल जाती है। तो उनकी जो पुस्तक है उसमें मिलती है। और राय के न्याय व्यवस्था संबंधी मुख्य जो सुझाव हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पहले हम न्याय व्यवस्था को लेकर लेते हैं, प्रशासन व्यवस्था को लेकर बाद में विचार करेंगे। तो इसमें न्याय व्यवस्था में पहला है कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया जाए, क्योंकि दोनों साथ होंगे तो वही तो आदेश देने वाले हैं और वही निर्णय करने वाले हैं। तो जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा इससे, और शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, जूरी व्यवस्था लागू की जाए। जूरी सदस्यों का चयन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों अथवा वकीलों से किया जाए। जो जूरी प्रथा है वो जिससे न्याय व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो और शीघ्र जनता को, नागरिकों को न्याय मिले, ऐसा इसमें भाव उनका था। तीसरा, कानूनों का निर्माण संबंधित लोगों के परामर्श से किया जाए। जो भी कानून बनाए जाते हैं, विधि निर्माण किया जाता है, तो वो जो संबंधित स्थानीय लोग हैं जहाँ पर उन कानूनों को लागू करना है, तो उनके परामर्श से उनका निर्माण, उनका बनाया जाना चाहिए, ये था। और चौथा इसमें था कानूनों का संहिताकरण होना चाहिए और उन्हें भारतीयों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो संहिताकरण का कि अलग अलग कोडिफिकेशन, जिससे समझने में थोड़ी सरलता आ जाए। और जो कोडिफिकेशन है वो भी बड़ा संक्षिप्त होना चाहिए और अलग अलग। तो ये, और वो जो कानून है वो पूरे भारतीयों पर समान रूप से, कोई उसमें गरीब अमीर का, काले गोरे का, छूत अछूत का, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब पर समान प्रकार से वो लागू होना चाहिए। पांचवा, न्यायालयों के लिए एक सामान्य भाषा हो ताकि लोगों के बीच संचार हो सके। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सामान्य भाषा, अब न्यायाधीश या वकील लोगों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, पर और जो जनता है, देश के जो जनता है, उनको बिल्कुल वो अंग्रेजी ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, और उन पर वो यदि अभियुक्त बनते, उन पर अभियोग चलता है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे न्यायाधीश और वकीलों की भाषा को, तो सच्चा न्याय मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सामान्य आम भाषा में ही न्याय के जो व्यवस्था है, प्रोसेस है, वो होना चाहिए, जिससे दोनों तरफ से एक दूसरे को अच्छी प्रकार से समझा जा सके। तो ये था। तो एक सामान्य भाषा में न्यायालयों की कार्रवाई, जिससे लोगों में अच्छा संचार हो सके, दोनों ओर से आदान प्रदान हो सके। न्यायालयों की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक की जाए। जो न्यायालय हैं उनका जो भी प्रोसीडिंग है, कार्यवाही है, वो प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक की जाए, तो जिससे कहाँ क्या, कब क्या हो रहा है, वो जनता को भी पता चले। और तत्कालीन परिस्थितियों में ये बहुत आवश्यक था।
तो ये उनका एक सुझाव था। अगला इसमें देश के न्यायालयों को यूनानियों पर क्षेत्राधिकार हो। अब क्या होता है कि जो भारतीयों पर अभियोग चलता है तो वहाँ न्यायाधीश अंग्रेज लोग होते हैं, पर यदि कोई अंग्रेज अभियुक्त है, अंग्रेज पर अभियोग चल रहा है, तो वहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कोई भारतीय नहीं हो सकता। तो ये भेदभाव था। तो कहने का अर्थ है कि जो बाहर वाले हैं, यूनियन जो विदेशी हैं, उन पर भी भारत ये न्यायालयों को और जो भारतीय पृष्ठभूमि के जो न्यायाधीश हैं उनको पूरा क्षेत्राधिकार होना चाहिए। वो उनको भी सज़ा देना है, माफ़ करना है, वो ऐसा होना ज़रूरी है। नंबर 8 है न्यायालयों में जातीय भेदभाव न हो। ये जातीय भेदभाव भी देखने को मिलता है न्यायपालिका में, तो ये नहीं होना चाहिए। वो सवर्ण है, वो यूनानी है, विदेशी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए न्यायपालिका में। तो राय ने भारत की ये न्याय संबंधी जो न्याय प्रशासन है, न्याय व्यवस्था, उस पर ये हमने यहाँ पर विचार कर लिया। अब हम दूसरा यहाँ पर ले रहे हैं कि प्रशासन व्यवस्था संबंधी उनके मुख्य सुझाव क्या थे राजा राम मोहन राय जी के, तो उनको हम ले रहे हैं। तो नंबर 1, राय का मत था कि 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को समृद्ध बनाया, उनको ताकतवर बना दिया, धनवान बना दिया, समृद्ध हर प्रकार से, और किसानों को दरिद्र। अतः उन्होंने लगान घटाने, विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाने और ऊंचे वेतन वाले अंग्रेज कलेक्टरों के स्थान पर भारतीय कलेक्टर नियुक्त करने का सुझाव दिया। तो प्रशासन व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने कि 1793 के जो स्थायी बंदोबस्त थे, उनसे जमींदार हैं वो ज़्यादा समृद्धिशाली हो गए और किसानों की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई पहले से। तो सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो इसके लिए था कि भाई वहाँ किसानों पर थोड़ा टैक्स लगान है वो कम किया जाए, और जो विलासिता की वस्तु हैं उन पर आप लगा सकते हो। दूसरा, रेवेन्यू इस प्रकार से बचा सकते हो कि अंग्रेज जो कलेक्टर हैं वो दूर से आएंगे, उनको ज़्यादा वेतन देना पड़ता है, तो उनकी जगह भारतीय कलेक्टर योग्यता वाले जो हैं हमारे यहाँ वाले, तो उनको नियुक्त किया जाए, जिससे उनका कम वेतन देना पड़ेगा और वो ज़्यादा यहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझेंगे। तो इस प्रकार का ये सुझाव था। दूसरा, सिविल सेवकों की योग्यता एवं भर्ती का आयु 22 वर्ष से कम न हो। अब देखो, जो उस समय की जो सिविल सर्विसेज थी, ICS वगैरह, और तो उसमें आयु, जैसे ब्रिटेन वाले हैं, वहाँ के बच्चे को 4 साल की उम्र में उनका स्कूलिंग हो जाता था, जबकि हमारे उस ज़माने में 8, 9, 10 साल के बच्चे स्कूलिंग, तो उनमें उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता था, वो मेच्योर होने में समय लगता था, जबकि वो लोग 200-300 साल एडवांस थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो जल्दी सारा सब। तो हम चाहते थे कि 22 वर्ष से कम न हो, क्योंकि हम फिर उस दौड़ से बिछड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये था। तो ये था। तीसरा, भारतीय सेवाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक मात्रा में लिया जाए तथा उनकी योग्यता और दक्षता के अनुसार उन्हें उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया जाए। जो भारतीय सेवा हैं उनमें अधिक से अधिक भारतीयों को लिया जाए, उनकी जो भी योग्यता दक्षता है उनके अनुसार। जो उत्तरदायी पदों जो महत्वपूर्ण पद थे, उन पदों पर भारतीयों को वंचित रखा जाता था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो योग्य हैं, जो स्किल्ड हैं, दक्षता है पूरी, तो उनको उत्तरदायी पदों पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए। अगला, स्थायी सेनाओं के स्थान पर नागरिक मिलिशिया सेनाओं का निर्माण किया जाए। देखो, हम परतंत्र थे, हमारा कोई एक स्वतंत्र वजूद नहीं था, और उस समय भी सेना पर बहुत अधिक खर्च हो रहा था। तो राय साहब ने ये सुधार दिया कि स्थायी सेना के स्थान पर नागरिक सेना, तो युद्ध के समय तो वो काम करेंगे और उनको वेतन देना पड़ेगा, और वो स्थिति नहीं होगी तो वो अपना जो भी उनका पुश्तैनी काम है और है वो करेंगे। तो इससे रेवेन्यू की अच्छी बचत। रैयत की दशा में सुधार
किया जाए तथा उनकी रक्षा के लिए नए नियमों का निर्माण किया जाए। जैसे रैयतवाड़ी प्रथा, ये इसमें किसानों की दशा को सुधारने के लिए प्रयास होने चाहिए, नए कानून बनाए जाने चाहिए और जो कोई भी जो रैयत किस में जो कमी है उसको दूर किया जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा के और विशेष उल्लेख करूँगा कि 1827 में जूरी व्यवस्था को लागू किया गया, किंतु इसमें जातीय भेदभाव को स्वीकार किया गया था। इस जूरी अधिनियम के अनुसार किसी ईसाई से संबंधित मुकदमे में हिंदू या मुसलमानों को जूरी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। राय इस अधिनियम के आलोचक थे। तो एक विशेष एक और भी है, राय ने इस तथ्य पर बल दिया कि कार्यपालिका न्यायपालिका संबंधी कार्यों का पृथक्करण किया जाना चाहिए, अर्थात किसी एक पदाधिकारी को ये दोनों शक्तियाँ एक साथ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जबकि तत्कालीन भारत में जिलाधीश जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रशासनिक शक्तियाँ तथा न्यायिक शक्तियाँ दोनों ही प्राप्त थी, वह कार्यपालिका के अधिकारी के रूप में मालगुजारी की वसूली करता था और न्यायिक अधिकारी के रूप में मालगुजारी से संबंधित विवादों का पर निर्णय भी देता था। तो ये दोनों को तो राय साहब इसका भी बड़ा विरोध करते थे और आपने आज ये थोड़े से समय में आपने इन विचारों का आदान प्रदान आपके सहयोग से हो सका, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे वाले वीडियो में मैं और भी अपना विषय से संबंधित अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। और एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद।